हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एन सी आई वी मेड सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग AVFM के मैक्सिमम फार्मूलाज को कवर करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से। न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमें फार्मूला याद हो जाएगा। मैं 2 से 3 बार फार्मूला रिपीट करूंगा ताकि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप A4 साइड पेपर लेके बैठिए और सारे फार्मूले को एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा फार्मूला। कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड ही होते हैं AVFM एग्जामिनेशन में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो वैरी करता है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला को नोट करते चलिए, क्योंकि देख के आप याद नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो आपका फार्मूला है जो आपको याद रखना है वो DFL का है। तो DFL का ये फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज यदि आपको निकालना है तो नंबरेटर में आपको लिखना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, और डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा कि आपका EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारा DFS का, यानी कि DFL का। सिंपल सी बात है कि यदि हमारा EBIT में 1% चेंज हुआ तो जो हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS होता है वही होता है हमारा DFL। ठीक है, तो DFL का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ परसेंटेज चेंज इन EBIT इज 1%। यानी EBIT में यदि 1% चेंज आ जाए तो हमारा जो EPS में चेंज आता है, अर्निंग पर शेयर में जो चेंज आता है, उसको हम लोग DFL बोलते हैं। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी का DFL डेट दिया हुआ है। डेट का मतलब क्या हुआ कि यदि अर्निंग पर EBIT में डेट का मतलब समझिए, यदि EBIT में 1% का चेंज आया, चेंज मतलब कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसके अनुसार कि हमारा जो अर्निंग पर शेयर में जो चेंज आएगा वो कितना में होगा? 1.5% का चेंज होगा। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि EBIT 10% से बढ़ गया तो बताना EPS में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो यहाँ बढ़ गया है ना, बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली हमारा EPS भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कि फॉर्मूला का मतलब क्या है, वो समझने का प्रयास कीजिए। मैंने क्या बोला कि यदि DFL डेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि EBIT में 1% का चेंज आ रहा है तो हमारा EPS जो है 1.5% चेंज हो रहा है। जब हम चेंज बोल रहे हैं तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और दोनों प्रोपोर्शनल होगा। यदि बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि EBIT में यदि 1% का चेंज है तो EPS में 1.5% का चेंज है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा EBIT और यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा EPS। ठीक है, पहला हमें क्या दिया हुआ है कि यदि इसमें 1% का चेंज आ रहा है तो इसमें 1.5% का चेंज आ रहा है। अब आपको लिख दिया है कि EBIT 10% बढ़ गया है, ये 10% बढ़ गया है, तो ये कितना चेंज होगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, तो 1.5 गुने 10 नहीं हो जाएगा, यानी 15 नहीं हो जाएगा, तो 15% हमारा EPS नहीं बढ़ जाएगा। समझे? तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको कुछ रटने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं कुछ रटना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा 15% का चेंज आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन किया गया है आपके सामने। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 15%। ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको बस सिंपल से बात समझना है कि आपका जो EBIT पर डेल्टा चेंज इन, मतलब यदि हमारा EBIT में 1% चेंज हुआ तो EPS में कितना चेंज होगा, वही होता है हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है DFL का। एक तो ये आपने देख लिया, एक और फॉर्मूला होता है, इसी को यदि सिंप्लीफाई करेंगे ना आप तो वो आएगा EBIT अपॉन EBT। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBT क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, तो EBT में से आप यदि इंटरेस्ट माइनस करेंगे, सॉरी पहले हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, जो अर्निंग होता है, तो यदि हमारा EBT 1 यूनिट हो जाए तो जो हमारा EBIT होगा वही होता है हमारा क्या? DFL, राइट। तो यदि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो माइनस कर देंगे तो आपको EBT मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली EBIT, तो यदि हमारा EBT 1 यूनिट है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग EBIT होता है वही होता है हमारा DFL। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, तो ये आप दोनों में रिलेशन नहीं बताना चाहिए कि EBT जो होता है वो EBIT माइनस इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैं सिंपलेस्ट भाषा में समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेल्स दे रखा है 1 करोड़ का, आई थिंक 10 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 5 लाख का, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 2 लाख का, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है 1 लाख का। आपको DFL बताना है। तो दोस्तों, मेरा जो तरीका होता है वो मैं एक पाई चार्ट के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। आप भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस डायग्रामेटिकली जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सेल्स हो गया, ये पोर्शन मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा? 5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5 लाख, नहीं 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 5 लाख नहीं हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसी का 2 पोर्शन होता है, इसी कंट्रीब्यूशन का 2 पोर्शन होता है। एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट,
और एक होता है हमारा EBIT, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया 5 लाख और फिक्स कॉस्ट हमें दिया हुआ है 2 लाख, तो हमारा EBIT कितना हो जाएगा, 3 लाख नहीं हो जाएगा। तो EBIT हमें मिल गया 3 लाख। अब देखिए वही चीज़ यहाँ निकाला है हमने, लेकिन हम डायग्राम से जल्दी चीज़ें समझ में आ जाता है। EBIT हमें मिल गया 3 लाख। अब EBIT 3 लाख है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख है, तो EBT कितना हो जाएगा, EBT नहीं हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे 1 लाख का खर्चा किया, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपका 2 लाख हो गया। तो आपको अभी मैंने आपको बताया था ना, यदि हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स 1 यूनिट होता तब जो EBIT होता है वो DFL होता है, लेकिन यहाँ 2 यूनिट है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि DFL हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EBIT अपॉन EBT, राइट। तो कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, समझे। तो बहुत ही सिंपल है, आप डायग्रामेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाइए तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाइए तो EBIT मिलेगा, और EBIT में से इंटरेस्ट घटाइए तो EBT मिलेगा। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा DOL। DOL क्या होता है हमारा, देखिए DOL भी बहुत सिंपल है कि आपका यहाँ पे सेल्स की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात होती है, सेल्स की बात होती है। हमने DFL में क्या देखा कि हमारा अर्निंग पर शेयर में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा था, यदि हमारा करस्पॉन्डिंग टू इफ अर्निंग पर शेयर में यदि हमारा EBIT जो है 1% चेंज होता है, तो यही मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। यहाँ पे ये DOL क्या बताता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है कि हमारा EBIT में कितना परसेंटेज चेंज आएगा यदि हमारा EPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा EBIT डिवाइडेड बाई डेल्टा सेल्स, समझे। डेल्टा EBIT अपॉन डेल्टा सेल्स होता है इसका फॉर्मूला। तो यदि मान लीजिए कि सेल्स में 1% का चेंज आ जाए, सेल्स में 1% का चेंज आ जाए, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे EBIT में चेंज आएगा, ठीक है, वो कहलाता है हमारा DOL, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसको याद रखने के लिए। अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर इन द प्रीवियस ईयर। तो देखिए ये करंट ईयर का डेटा है, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। सेल्स दे रखा है 10 लाख का, EBIT दे रखा है 2 लाख का, और सेल्स जो है पिछले साल में जो सेल्स था वो 8 लाख का था, EBIT था 1,60,000 का। तो आपको कंपनी का DOL बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज तो देखना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेगा, पहले आप क्या कीजिए ना, सेल्स का परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। तो देखिए परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, पहले 8 लाख था, अब हो गया 10 लाख, तो 2 लाख का 2 लाख बढ़ा, कितना में बढ़ा, 8 लाख में बढ़ा। तो 2 लाख 8 लाख का कितना परसेंट होता है, 25% नहीं होता है, तो सेल्स में 25% का चेंज हो गया। उसी तरह आप EBIT में देखिए, पहले था हमारा 1.6 लाख, अब बढ़ के हो गया 2 लाख, यानी कि डिफरेंस हुआ 0.4 लाख का। तो 0.4 लाख 1.6 लाख का कितना परसेंटेज होगा, तो ये भी देखिए 25% होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज चेंज हो रहा है सेल्स में और परसेंटेज चेंज हो रहा है EBIT में, दोनों बराबर है ना, दोनों 25% है, ये भी 25% है, वही 25% है। तो DOL हमारा 1 नहीं हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 1 होगा। मतलब ये हुआ कि यदि सेल्स में आपका 1% चेंज हो रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग EBIT में भी आपका 1% चेंज हो रहा है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए उसी फॉर्मूले को आप यदि सिंप्लीफाई कीजिएगा ना, परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को, तो आपको ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये होता है हमारा DOL, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, DOL बोलते हैं। और DFL का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है आपको, ये होता है हमारा EBIT अपॉन EBT, याद है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जो कैसे डिराइव हुआ वो नहीं याद रखना है, क्योंकि वो तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कंट्रीब्यूशन दे देगा या इससे रिलेटेड कुछ डेटा दे देंगे और आपको DOL निकालना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ देखिए रेवेन्यू दे रखा है हमें, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए रेवेन्यू दे रखा है हमें एक, आई थिंक इट इज़ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। ये रेवेन्यू यानी प्रॉफिट की बात हो रही है। चलिए डायग्राम बना ही लेते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, आई थिंक इट इज़ 5 लाख, और ये हमारा फिक्स कॉस्ट होगा, ये फिक्स कॉस्ट है हमारा 2 लाख, ठीक है। और रेवेन्यू हमें दे रखा है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, रेवेन्यू यानी प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख का, 10 लाख। चलिए और क्या डेटा दी हुई है, अगले स्लाइड में चलते हैं। और डेटा जो हमें दी गई है वो है आपको कंपनी का DOL बताना है। क्या बताना है, कंपनी का DOL बताना है। तो सेल्स मान सकते हैं रेवेन्यू को, राइट। तो DOL बताना है ना, बहुत सिंपल है। तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो 10 लाख का है, उसमें 5 लाख घटा दीजिए और 2 लाख घटा दीजिए, 7 लाख, 3 लाख नहीं हो जाएगा। और ये 3 लाख क्या होता है, ये 3 लाख होता है हमारा EBIT। और ये जो पूरा का पूरा 3 और 2 है ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 5 लाख नहीं हो गया। और हमने अभी बताया है कि DOL का जो फॉर्मूला होता है उसमें कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं किससे, EBIT से, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन है हमारा 5 लाख, EBIT कितना है हमारा 3 लाख, तो 5/3 1.67 आंसर। तो आपसे यदि पूछा जाए कि DOL 1 होगा, 1 कब होगा, DOL 1 तब होता है जब हमारा कंट्रीब्यूशन और EBIT बराबर हो, यानी फिक्स कॉस्ट जब 0 हो जाए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट नहीं हो,
तब हमारा DOL 1 होता है। और DOL 1 होने का मतलब क्या होता है? DOL 1 होने का मतलब होता है कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन, हमने बताया था आपको परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, इसका देखिए परसेंटेज चेंज इन सेल्स है ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका बराबर हो, जैसे इस केस में था, तब हमारा DOL 1 होता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं DTL की, ठीक है, DTL की बात करते हैं। DTL का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? तो आपको DOL और DFL बस याद रखना है, आप आसानी से DTL कर लेंगे। जैसे देखिए DOL का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी आपको, DOL का फॉर्मूला मैंने बताया कि कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, EBIT से, ठीक है। और हमने आपको DFL का फॉर्मूला बताया था कि EBIT को डिवाइड कर दीजिए किससे, EBT से, ठीक है। और जो हमारा DTL होता है ना, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, DOL इंटू DFL होता है। तो आप दोनों को गुना कर लीजिए ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT मल्टीप्लाइड बाई EBIT डिवाइडेड बाई EBT, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT, ये हमें क्या मिल जाएगा, DTL मिल जाएगा। वही चीज़ हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला को ड्राइव नहीं करना है, आपको बस याद रखना है। इसीलिए मैं रिलेशन बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे डेटा क्या दी गई है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे DOL निकालने बोलेगा, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आपको यहाँ पे DOL निकालने बोलेगा, राइट। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए सेल्स दे रखा है 10 लाख का, फिर से डायग्राम बनाइए, डायग्राम से जल्दी क्लियर होता है। ये डायग्राम हो गया हमारा 10 लाख का सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, 5 लाख का। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है, 2 लाख का, ठीक है। डायग्राम में सब कुछ बैठा लीजिए कौन चीज़ कहाँ पे है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है हमें, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है 1 लाख का। तो आपको डिटेल बताना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, डिटेल निकालते हैं इसको, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो क्या बताना है आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख का, तो 1 लाख का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 1 लाख का, तो आपको डिटेल बताना है। तो डिटेल का फॉर्मूला में मैंने क्या बताया आपको कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBT, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, ये पूरा का पूरा 10 लाख है, ये 5 लाख है, ये 2 लाख है, तो ये वाला हिस्सा कितना लाख होगा बताइए। तो 5 2 7, ये 3 लाख नहीं होगा, ठीक है, 3 लाख हो गया। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया आपका, 3 + 2 5, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ही तो होता है। तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख हो गया। और ये 3 लाख क्या है हमारा, 3 लाख है हमारा EBIT। और इस EBIT में से यदि इंटरेस्ट वाला माइनस कर दिया जाए तो हमें EBT मिल जाएगा। तो EBT कितना हो जाएगा, EBT = EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो EBIT हमारा 3 लाख, उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख नहीं हो जाएगा EBT हमें 2 लाख मिल गया। कंट्रीब्यूशन में 5 लाख पता है, तो 5/2 कितना होगा, 2.5। यही हमारा DTL होगा, ठीक है। देखिए वही आंसर निकला होगा 2.5। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, समझे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है। हमें बस डायग्राम फॉलो करना है और तुरंत चुटकी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। समझ में आया दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और ये जो कंटेंट है आपके सामने वो हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। यदि आप ऐसे और भी कंटेंट चाहिए जिसके माध्यम से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इंटायर सिलेबस को, तो हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैप्सूल कोर्स का लिंक अवेलेबल है, या मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना डायग्राम वाला, वो मैंने खुद से डिराइव किया है, वो कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए प्रैक्टिस करने से ये खुद से तरीका डेवलप होता है। जब आप सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, तो आप आसानी से इस तरह का फॉर्मूला को, इस तरह के टेक्निक को डिराइव करेंगे और आपको चीज़ें में इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पेबैक पीरियड को कैसे याद किया जाए। पेबैक पीरियड बहुत सिंपल है समझना। आपने कितना अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट किया और जो आपका नेट कैश फ्लो पर ईयर है, एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर, वो मतलब कितने दिन के बाद आप उसको पेबैक कर देंगे, यही होता है हमारा पेबैक पीरियड, समझे। तो अब होता क्या है ना कि आप जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट है, उसका 50 लाख का दाम है और उसमें एनुअल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 8 लाख का, 15% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन टैक्स भी दे रहा है 40% का, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ है ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। देखिए PBT लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी हमने देखा, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT दिया हुआ है 40%, ठीक है। सॉरी, PBT दिया हुआ है हमें 8 लाख, PBT दिया हुआ है 8 लाख और टैक्स दे रखा है इन्होंने, टैक्स दे रखा है 40% का टैक्स है, और डेप्रिसिएशन इन्होंने दे रखा है 15% का। तो यहाँ 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, टैक्सेस की और डेप्रिसिएशन की हमें ध्यान रखनी है, राइट। तो और कॉस्ट हमें दे रखा है 50 लाख। तो ये जो नंबरेटर है वो तो हमें पता है, हमने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, और जो एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो पर ईयर होगा वो हमें निकालना होगा। आइए निकालना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला हमने लिख लिया। सबसे पहले आप ये निकालिए कि एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो देखिए सिंपल सी बात है, 15% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। और तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंटू डेप्रिसिएशन रेट,
तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, आपको पता होगा ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमारा कांस्टेंट रहता है। तो 50 लाख का 15% कितना होगा, तो 50 लाख का 10% हो गया आपका 5 लाख, और 5% हो गया 2.5 लाख, यानी 7.5 लाख हो जाएगा। तो 7.5 लाख तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकला। फिर आप पीबीटी निकाल लीजिए, पीबीटी तो हमें दिया हुआ है 8 लाख, दिया हुआ है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 8 लाख, ठीक है। अब टैक्स निकालेंगे, टैक्स कैसे निकालेंगे, तो टैक्स का हमें रेट दिया हुआ है, यहाँ रेट देखिए कितना रेट दिया हुआ है 40%। 40% किसका, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, इतना ही ना। तो 8 लाख का 40% निकाल लीजिए, कितना होगा 3,20,000। तो 3,20,000 गया टैक्स में, है ना, 3,20,000 गया टैक्स में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। आप ऐसा समझिए कि ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये पोर्शन है हमारा टैक्स। तो ये हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पीबीटी में से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। पीबीटी हमें पता है कितना है, वो 8 लाख है, टैक्स कितना देना पड़ा, 3.2 लाख देना पड़ा। तो बेसिकली दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा वो 4.8 लाख, है ना। वो क्या होगा हमारा 4.8 लाख होगा, समझ में आया। तो 4.8 लाख जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। अब क्या करना है दोस्तों कि इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करना है। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस है। अब देखिए खर्चा की बात की जाए, तो दो तरह का खर्चा होता है, एक होता है कैश वाला एक्सपेंस और एक होता है नॉन कैश एक्सपेंस, होता है ना दोस्तों। खर्चा की बात की जाए तो दो तरह के खर्चे होते हैं, कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन आपको कैसा लगता है, कैश एक्सपेंस है क्या, खर्चा, ये भी एक खर्चा ही है डेप्रिसिएशन, क्योंकि जो चीज़ आपका एसेट है उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे घट रहा है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेप्रिसिएटिंग। इस प्रोजेक्ट का जो ये एसेट है उसका वो डेप्रिसिएट हो रहा है, राइट। कितने परसेंट से, आपका 15 आपका डेप्रिसिएशन का रेट कितना था, 15%। तो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो जो नेट कैश इनफ्लो होगा वो जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो, और प्लस डेप्रिसिएशन, राइट, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो लाइक अ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, तो नेट कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि आप 4,80,000 में से आप जो है डेप्रिसिएशन यानी कि 7,50,000 जोड़ दीजिए, यानी 12,30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेबैक पीरियड होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय नेट कैश इनफ्लो। इनिशियल हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 50 लाख, और हमें जो नेट कैश इनफ्लो 1 ईयर एनुअली मिल रहा है वो 12,30,000 मिल रहा है। तो 4 साल में ये पूरा हो जाएगा, पेबैक हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि डेप्रिसिएशन को हमने क्यों ऐड किया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को ऐड करने का मतलब नेट कैश इनफ्लो, मतलब हमारे पास इनफ्लो कितना आ रहा है, एक तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है 8 लाख का, और प्लस जो ये डेप्रिसिएशन हो रहा है हर एक साल 3,20,000 का, तो वो भी तो हमारा एक तरह का इनफ्लो ही है, राइट। वो भी एक तरह का क्या इनफ्लो ही है, क्योंकि वो वैल्यू घट रहा है साल। तो उसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा नेट कैश इनफ्लो, और फिर हमें वैल्यू मिलेगा 4.07 यानी 4 साल में। अब देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो एआरआर का है। एआरआर होता है हमारा एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ रहा है 25 लाख का, और वो प्रॉफिट दे रहा है टैक्स के बाद और डेप्रिसिएशन के बाद, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए पहला साल के बाद ये प्रॉफिट दिया 60,000 का, दूसरे साल में 90,000 का, तीसरे साल में 1,10,000, 1,20,000, 70,000, सबको जोड़िए तो आपको मिलेगा 4,50,000, ठीक है। ये तो आपको मिल गया प्रॉफिट। अब आपको एआरआर बताना है। एआरआर का फॉर्मूला एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 कीजिए कि आप निकालिए कि टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जैसा कि हमने यहाँ निकाला था ना, टैक्स पहले निकाला, फिर हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, वही निकालना है हमें यहाँ, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो वो आपको मिलेगा 4,50,000, है ना। ईयर आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। एक्चुअली ये जो आफ्टर ही है ना, ये गलती से यहाँ लिखा गया, ये यहाँ होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। सबको जोड़ेगा तो 4,50,000 मिलेगा ना, ये आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा, ये हमने करके रखा है आपके लिए। तो 4,50,000 मिला, और जो हमें एवरेज एनुअल इनकम है, जो हमें नेट वो नोमिनेटर में लिखना है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो एवरेज एनुअल इनकम होगा वो क्या होगा, जो टैक्स एवरेज एनुअल इनकम, तो हमारा जो टोटल इनकम हो रहा है वो तो मिल रहा है 4.5 लाख, और कितने सालों में हो रहा है, 5 सालों में। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 9 लाख नहीं हो जाएगा, 90,000 नहीं हो जाएगा एक साल का एवरेज। अच्छा, और हमने इन्वेस्ट कितना किया, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 25 लाख को नोमिनेटर में डाल दीजिए, सॉरी 25 लाख को नहीं, 25 लाख डिनोमिनेटर में आएगा, इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में डालते हैं, 25 लाख डिनोमिनेटर में आएगा और 90,000 जो है वो नोमिनेटर में आएगा, तो हमें मिलेगा 3.6%, ये हमारा एआरआर होगा। तो एआरआर का फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना,
तो देखिए पेबैक मेथड, ARR और हमारा NPV, ये तीनों के तीनों मेथड जो होते हैं ना वो कोई प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी को बताते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, राइट। ये तीनों के तीनों टूल्स हैं थ्रू विच वी कैन जज द फिजिबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ARR में इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में डाला, एवरेज एनुअल रेट इनकम को डिनोमिनेटर में डाला और हमें मिला 3.6% ARR। अब एक होता है NPV का मतलब है कि आपका जितना भी नेट कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए और उसमें से टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको NPV बताना है एक प्रोजेक्ट का जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, नेट कैश फ्लो पहला साल का 85,000, दूसरे साल का 1 लाख, तीसरे साल का 40,000 और कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो 12% है। और आपको PVIF यानी प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर तीनों केस में दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको NPV निकालना हो ना तो इस तरह का टेबल बना लीजिए। पहले कॉलम में ईयर लिखिए, उसके बाद नेट कैश फ्लो लिखिए, फिर PVIF लिखिए, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिखिए। मतलब 4 कॉलम आपको बनाना है। तो 0 ईयर मतलब पहला साल आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो इस केस में जो है PVIF का आप यूज़ करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि PVIF जो है ना पहले साल के लिए 1 होता है। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमें उतना ही मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, पहले साल से शुरुआत करते हैं, 0 ईयर से 1 ईयर। 1 ईयर में आपको कितना कैश इनफ्लो मिला, 85,000 लिखा है, 95,000। और फर्स्ट ईयर का यदि आप PVIF निकालेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 0.893, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा 75,915। क्यों डिस्काउंटेड कहा जा रहा है समझ में आता है आपको? देखिए मैं बताता हूँ। आपने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख इन्वेस्ट किया, पहला साल आपको मिला 85,000। आपने इसको क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 / 1 + r होल टू द पावर n से, इसी को कहा जाता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको डिस्काउंट कर रहे हैं पहला साल को, फिर दूसरे साल में आपको जो 1 लाख मिला इसको भी आप डिस्काउंट करेंगे, तीसरे साल में भी डिस्काउंट करेंगे, राइट। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 40,000 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 28,520। अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला कॉलम है ना, इसका बहुत ज़रूरत है। देखिए समझिए, देखिए इसमें समझने का प्रयास कीजिए। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, मतलब आज के दिन में क्या वैल्यू है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये टाइम लाइन से देखिए, आपने सबसे पहले 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और पहला साल जो आपको 85,000 मिला था उसका जो आपने आज के दिन में वैल्यू निकाला वो कितना मिला आपको, वो मिला आपको 75,915। तो समझिए ऐसा कुछ है कि एक एरो है 2 लाख का ऊपर, एक एरो मिला आपको 75,915 का नीचे, एक एरो दूसरा मिला आपको 79,700 का नीचे, एक एरो आपको तीसरा मिला 28,520 का नीचे। मतलब 3 एरो नीचे है और एक एरो आपका ऊपर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। NPV जो है नेट क्या बोला जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक तो ये प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख पहले से है और जितना भी हमको कैश फ्लो बाद में मिलने वाला है उसका हमने आज के दिन में वैल्यू निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, हमने आज के दिन में निकाला वैल्यू कितना है। अब सबको जोड़ दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए कि कौन ज़्यादा बड़ा है। आप जब ये सबको जोड़ेंगे ना तो ये लगभग आपको पता है कितना मिलेगा, ये लगभग आपको 15,000 कम मिलेगा 2 लाख से। मान लीजिए कि जोड़ने के बाद आपको मिलता है 1,85,000, लगभग इसी के आसपास कुछ मिलेगा। जोड़ के देखिए। अब क्या कर रहा है समझने का प्रयास कीजिए। एक एरो है ऊपर जो कि 2 लाख का है और नीचे वाला एक एरो जो है वो 1.85 लाख का है। मतलब ये हुआ कि हमने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमारे पास जो कैश फ्लो आया 3 साल में उसका जो नेट हमको मिल रहा है 1.85 लाख ही है। मतलब हम लॉस में रहेंगे ना, इसीलिए हम ऐसा प्रोजेक्ट को लेंगे ही नहीं। हमें वही प्रोजेक्ट लेना है जिसका NPV पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पे NPV नेगेटिव आ रहा है। आप करेंगे ना 1.85 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये इसीलिए देखिए फॉर्मूला को जरा ठीक से देखिए। फॉर्मूला में हमने जो टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको माइनस में लिखा है। यहाँ पे हमारा टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, वो माइनस होगा। और जो नेट कैश फ्लो इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाला है। देखिए अभी जो हमने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, यानी जितने भी कैश इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो हमें मिला 1.85 लाख। और टोटल जो इनिशियल इन्वेस्ट था वो 2 लाख का था। तो ऑब्वियसली ये 0.15 लाख आपका नेगेटिव में नहीं आ रहा है, 15,000 का नेगेटिव आ रहा है ना। तो यही हमारा NPV है। और हमें ऐसा प्रोजेक्ट लेना ही नहीं है जिसका NPV नेगेटिव हो, समझे। NPV या तो 0 हो या नहीं तो 0 से ज़्यादा हो, पॉजिटिव हो, समझे। ये 2 केस लेना है हमें। चलिए अब हम एक सवाल देखते हैं। अब एक आपको IRR पूछेगा। IRR होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच NPV इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप क्या करना है, आपको NPV को 0 से इक्वेट कर देना है। तो NPV का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, समेशन ऑफ CT अपॉन 1 + R होल टू द पावर T। यही बताया था ना। हमने क्या किया, ये CT हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है,
ठीक है, टी इजकल टू टाइम है, तो समेशन ऑफ सी टी अपन 1 + r इंटू टी, ये तो ये हो गया, और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए सी नॉट है, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। मतलब ये जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जीरो होता है उस आर को हम लोग क्या कहते हैं, आई आर आर, समझे। तो यहाँ पे सी टी क्या है, नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द पीरियड टी, और सी ओ क्या है, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और आई आर आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टी क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो आई आर आर आपको इस फॉर्मूले से निकलेगा, मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो है एन पी वी जीरो हो जाए उसको बोला जाता है ये। अब एक होता है एम आई आर आर, तो आई आर आर का बहुत सारा डेफिशिएंसी था, उसको रिमूव करने के लिए मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया। इसको समझिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ डिस्काउंट रेट। तो जो आर दिया रहेगा ना उसको डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करते हैं, उसको डिस्काउंट रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, ठीक है, अभी जो हमने देखा है वही फॉर्मूला है। फिर क्या करते हैं, टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं कैश इनफ्लो का, जो कि हमें प्रोजेक्ट से मिलने वाला है। अब टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखिए। टर्मिनल वैल्यू निकालने के जो कैश इनफ्लो है इसको 1 + r होल टू द पावर n माइनस टी से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर समेशन r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू 1। जैसे मान लीजिए कि r इजिकल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो r इजिकल टू 0, सॉरी t इजिकल टू 0 है, तो t इजिकल टू 0 ये दे लेंगे। तो हमारा जो कैश इनफ्लो है C0 मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, इंटू 1 + r होल टू द पावर n है ना, क्योंकि t तो 0 हो गया, प्लस C1 यदि t इजिकल टू 1 लेते हैं 1 + r होल टू द पावर n माइनस 1, प्लस C2 1 + r होल टू n माइनस 2। तो इसको ये आपको देगा टर्मिनल वैल्यू। और हमारा एम आई आर आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि टर्मिनल वैल्यू अपॉन 1 + एम आई आर आर होल टू द पावर n इजिकल टू पी वी सी। आपने यहाँ से पी वी सी निकाला और उसको टी वी निकाला, और ये फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपको सभी साल का आपने इनिशियली 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, -3 लाख वही लिखा है, ठीक है। ये कैश आप आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, इसीलिए नेगेटिव है। आउटफ्लो का मतलब कि आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, आपका कैश जा रहा है ना, इसीलिए। उसके बाद पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1.5 लाख, तीसरे साल में 2 लाख, चौथे साल में 2.5 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 2 लाख का, 12% का। तो एम आई आर आर निकालना है। तो एम आई आर आर निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो ये फॉर्मूला है। अब बोलेगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया ही ना कि पी वी सी इजिकल टू टी वी अपॉन 1 + एम आई आर आर होल टू द पावर टी, या होल टू द एन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर कर सकते हैं। यहीं से आप देखिए ना, इसको आप नहीं लिख सकते हैं 1 + एम आई आर आर या एम आई आर आर इज होल टू द पावर एन इजिकल टू टी वी अपॉन पी वी सी। पी वी सी मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। है ना, वही होगा ना, ठीक है। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अगले स्टेप में ऐसा नहीं कर सकते हैं 1 + एम आई आर आर इजिकल टू टी वी अपॉन पी वी सी होल टू द पावर 1/n, है ना। और फिर एक और काम नहीं कर सकते हैं, एम आई आर आर इजिकल टू टी वी अपॉन पी वी सी होल टू द पावर 1 - 1, वही तो लिखा है यहाँ पे, कुछ नया तो है नहीं है। तो आपको बस यदि ये पता हो टर्मिनल वैल्यू को यदि हम डिस्काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो जिस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग पे करते हैं वही हमारा एम आई आर आर कहलाता है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। तो ये चीज़ ही करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सभी कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, देखिए कितना दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल पहला साल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, है ना। तो पहले देखिए आपको ईयर वाइज निकालना पड़ेगा। ईयर 1 पहले निकालिए, ठीक है, ईयर 1 का फ्यूचर वैल्यू निकालिए। 1 लाख इंटू ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, कैश इनफ्लो इंटू 1 + r होल टू द पावर n - t, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर ले रहे हैं तो टी की जगह आप 1 लेंगे, है ना, टी की जगह क्या लेंगे 1। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप बार बार जो है आप उसका यूज़ कर सकें। बेसिकली टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, फ्यूचर वैल्यू वही बात बराबर ही है। जस्ट वेट अ मिनट, ओके। चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो है फॉर्मूला हमने देखा
फॉर्मूला क्या कहता है, सी टी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द पावर n माइनस टी। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं तो t इक्वल टू 1 लेंगे तो C1, ठीक है। तो पहला साल का जो इन्वेस्टमेंट है 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 0.12 और n कितना है हमारा, n 4 दिया हुआ है ना, राइट। नंबर ऑफ ईयर 4 है, देखिए 4 ईयर 4 साल है, ठीक है। तो 4 n की जगह 4 लिखेंगे और पहला साल का इन्वेस्टमेंट आप दे सकते हैं 1 लाख का है ना, तो 1 लाख का है। उसके बाद कैश इनफ्लो की बात हो रही है तो यहाँ पे n की जगह 4 दे दीजिए और t की जगह 1 दे दीजिए, राइट। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, C1 कितना है हमारा, C1 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो अपने इस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, ठीक है, इंटू 1.12 टू द पावर 3 होगा ना। इसको सॉल्व करेगा तो 1,40,490 आएगा, ठीक है। तो ये आपको निकला फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो। अब आप ईयर 2 का निकालिए। ईयर 2 कैसे निकालिएगा, ईयर 2 के निकालने का तो फॉर्मूला यही यूज़ करना है, ठीक है। तो ईयर 2 का यदि फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या करना है, C1 C2 ले लेना है इंटू 1 प्लस आर होल टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। तो C2 कितना होगा, C2 हमारा सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना दिया हुआ है, देखिए सेकेंड ईयर का जो कैश फ्लो दिया हुआ है 1.5 लाख दिया हुआ है, 1.5 लाख दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 1 प्लस आर दिया हुआ है 0.12 टू द पावर n माइनस 2। n कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1,88,160। फिर थर्ड ईयर का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2,24,000। फॉर्मूला वही है। फोर्थ ईयर का निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू तो फोर्थ ईयर में हमारा टी का वैल्यू 4 हो जाएगा तो n माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये पावर पूरा 1 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कोई कंपाउंडिंग होगा ही नहीं, बस C4 जो होगा वही हमारा होगा, जो कैश इनफ्लो है 2.5 लाख होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबका फीचर वैल्यू निकाला। तो टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे ना, सब फीचर वैल्यू को जोड़ दीजिए। सभी फीचर वैल्यू को जोड़ेंगे तो आपको टर्मिनल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो टीवी मिल गया, टीवी मिल गया कितना है, 8,02,650 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख। होल्ड टू पावर 1 - 4 - 1 करेंगे तो हमें MIRR मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 27.63%। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडेक्स, क्या बोलते हैं, PI होता है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो अपॉन इनिशियल कैश आउटले और डिस्काउंटेड कैश आउटले एज द केस में भी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 5,50,000, 75,000 और 1,20,00,000 और फिर आपको सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है इन प्रोजेक्ट का 6,95,000 और 1,30,00,000। तो आपको रेस्पेक्टिव PI बताना है, राइट। तो क्या करना है रेस्पेक्टिव PI बताने के लिए, पहला प्रोजेक्ट निकालते हैं। पहला प्रोजेक्ट के लिए हमारा सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कितना है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आपने निकालना अभी सीखा ना, जब हम लोग ने NPV निकाला था तो सभी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को ऐड किया था, राइट। तो वही ऐड करके हमें पहला प्रोजेक्ट के लिए इतना मिला, तो उसको नोमीटर में ले लेते हैं। और इनिशियल कैश आउटले, ठीक है, तो डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो ऑफ ये कैश आउटफ्लो है, ठीक है। तो कैश आउटफ्लो है 5,50,000 का, उसको डिनोमीटर में डाल दीजिए तो 1.18 मिलेगा। सेकंड प्रोजेक्ट के लिए 95,000 को डिनोमीटर में और 75,000 को डिनोमीटर में, और थर्ड प्रोजेक्ट के लिए इतना। तो आप तीनों का PI निकालिएगा, पहला का निकलेगा 1.18, 1.27 और 1.001। तो आप देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में जो प्रोजेक्ट 3 है वो हाईएस्ट कैश इनफ्लो दे रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लो है। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटफ्लो बहुत हाई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फैक्टर से हम जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट को रैंकिंग कर सकते हैं। वो है कैलकुलेशन ऑफ CAPM। तो इसमें आपको RE क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले रिस्क फ्री रेट लेना है प्लस लिवरेज बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। मैं आपको नोटेशन शो करता हूँ इन सभी टर्म्स का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है तो RE = रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा L मल्टीप्लाइड बाय RM - RF। अब देखिए यहाँ जो बीटा L है उसको हम लोग लीवरेज बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवरेज बीटा। RM क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, और RF क्या है हमारा, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। सॉरी, RF क्या है हमारा, रिस्क फ्री रेट। देखिए RM - RF यदि हम करेंगे तो हमें मिलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्यों मिलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्योंकि RF शो करता है कि हमारा रिस्क फ्री रेट है, मतलब जब रिस्क फ्री है तब क्या रेट है, और RM शो करता है हमारा कि हम जो है मार्केट के बेसिस पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों का जो माइनस करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कितना प्रीमियम हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे ना, और RF में कम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमेशा जो RM होगा वो RF से आपका ज़्यादा होगा।
हमेशा आपका RM जो है वो RF से ज़्यादा होगा, राइट। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो उतना ही प्रीमियम आप पे कर रहे हैं ना। किस लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं इस बात को कि ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा रिटर्न, राइट। तो रिस्क आप ज़्यादा लेंगे तो आप प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम आप कितना पे कर रहे हैं, तो बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस का प्रीमियम ही तो आप पे कर रहे हैं। तो हम लोग करते क्या हैं कि जो भी हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम है उसको एक लीवरेज बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं हम लोग रिस्क फ्री रेट में, तो हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। मान लेते हैं कि जो 4 फैक्टर्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पर हमने देखा कि इट्स सेंसिटिविटी टू ईच फैक्टर। तो आप देखिए कुछ यहाँ पे कुछ केसेस दी गई हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप पहला दे सकते हैं GDP ग्रोथ, ठीक है। इस GDP ग्रोथ का बीटा इन्होंने दे रखा है 0.5 और इसका रिस्क प्रीमियम दे रखा है 3%। इन्फ्लेशन रेट, इसका बीटा दे रखा है 0.7 और इसका रिस्क प्रीमियम दे रखा है 2%। गोल्ड प्राइस, बीटा दे रखा है -0.6 और रिस्क प्रीमियम दे रखा है 5%। और देखते हैं और क्या है। सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न, इसका इन्होंने बीटा दे रखा है 1.2 और आपका मार्केट प्रीमियम जो है प्रीमियम दे रखा है, रिस्क प्रीमियम दे रखा है 9% और रिस्क फ्री रेट दे रखा है 4%। अब आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा APT फॉर्मूला से, ठीक है। APT मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी। आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो होता है RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RB का समेसन, ठीक है, याद रहेगा। RF क्या होता है? रिस्क फ्री रेट। बीटा होता है, बीटा आप जानते ही हैं, बीटा हर एक चीज़ का फैक्टर होता है, बीटा फैक्टर है। और RB आप जानते हैं रिस्क प्रीमियम है। अब सबसे पहले इंडिविजुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग GDP से स्टार्ट करते हैं। तो GDP के लिए हमारा बीटा कितना है? 0.5। रिस्क प्रीमियम कितना है? 0.3%, ठीक है। तो 0.5 को 3% से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 आ जाएगा और फिर उसको जोड़ दी। उसी तरह सब इन्फ्लेशन रेट का निकालिए, इन्फ्लेशन रेट का मल्टीपल निकालिए। तो इन्फ्लेशन रेट में देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, एक कॉलम बना देना है बीटा इंटू RP का। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1.4 नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -3.0 हो जाएगा, राइट। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? यदि इसका आप ये प्रोडक्ट निकालें, दिस विल गिव यू हाउ मच? टेल मी। 1.2 × 9 दैट इज़ नथिंग बट आई थिंक इट इज़ 12, ओके 10.8, राइट। 10.8 आपको मिलेगा, ओके। तो अब आपने सबका ये प्रोडक्ट निकाल लिया। चलिए अब दोस्तों अब सवाल है कि अब आपको क्या निकालना है? सम ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। अभी जो आपने निकाला है ना उसको कहा जाता है रिस्क वेट एसेट प्रीमियम। व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड? यू हैव कैलकुलेटेड द रिस्क वेटेड रिस्क प्रीमियम। अब सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ नेगेटिव साइन है? यहाँ बस नेगेटिव साइन है। तो 1.5 + 4 - 3 और प्लस 10.8, तो आपको कितना मिलेगा? 10.7 मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है उसको जोड़ दीजिए सब में। रिस्क फ्री रेट कितना था? 4% था, उसको जोड़ दीजिएगा तो हमें 14.7 मिलेगा। तो APT फॉर्मूला के अनुसार जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 14.7 है। समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन यही कर रहा था आपसे कि आपको 4 फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं स्टॉक रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसकी जो सेंसिटिविटी है प्रत्येक फैक्टर से, रिस्क प्रीमियम जो है वो यहाँ दिया हुआ है। बीटा बेसिकली सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। आपको स्टॉक का रिटर्न को आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। उसके लिए 4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, गोल्ड प्राइस, सेंसेक्स इंडेक्स रिटर्न। और ये जो 4 फैक्टर हैं इनका सेंसिटिविटी हमें बताता है बीटा, और इनका जो रिस्क प्रीमियम है वो दे रखा है, मतलब हम प्रत्येक फैक्टर के लिए कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, राइट। तो वो आपको दे रखा है ये कॉलम में। तो आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा APT फॉर्मूला से। तो हमें करना क्या है? ऐसा ही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग वेटेड रिस्क वेट निकाल लेंगे, वेटेड रिस्क प्रीमियम निकाल लेंगे, सभी को जोड़ देंगे और फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे, राइट। याद रहेगा आपको। चलिए अगली फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन। तो इसमें क्या करना होता है? 1 + RA = 1 + RF मल्टीप्लाइड बाय 1 + RP। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए इसमें 2 वर्ड आया है, RA, RF और RP। ये तीनों क्या होता है ज़रा समझिए। RA होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, RF होता है रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, RP होता है हमारा रिस्क प्रीमियम। अब इसको बताने की मुझे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको तीनों चीज़ समझाया है। रिस्क फ्री, राइट, रिस्क फ्री, उसके बाद हमारा रिस्क प्रीमियम और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अ कंपनी इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट दैट हैज़ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैश फ्लो, ठीक है।
sorry friends, the risk-free discount rate in company's home country is 5%. Risk-free discount rate in foreign country is 6%. Company required risk-adjusted discount rate for domestic cash flow is 10%, and its required risk-adjusted discount rate for foreign cash flow is 12%. Calculate the company overall risk-adjusted discount rate for the project. अब ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। दो चीज़ है, एक है हमारा डोमेस्टिक कैश फ्लो और एक है हमारा फॉरेन कैश फ्लो। ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूँ, डोमेस्टिक कैश फ्लो का और एक फॉरेन कैश फ्लो का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट है यानी RF जिसको बोलते हैं, ठीक है, कंपनी के होम कंट्री में डोमेस्टिक में 5% दिया हुआ है और फॉरेन कंट्री में 6% दिया हुआ है। और कंपनी का जो रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यानी RA, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, वो हमें डोमेस्टिक में दे रखा है कितना, रिक्वायर्ड रिस्क वो दे रखा है डोमेस्टिक में 10% और डिस्काउंट रेट इन द फॉरेन 12% दिया हुआ है। आपको बताना है कि ओवरऑल रिस्क डिस्काउंट रेट क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ देख सकते हैं आप, फॉर्मूला आपके सामने है, राइट। तो आपको रिस्क प्रीमियम बताना है, यू हैव टू फाइंड द रिस्क प्रीमियम, राइट। यू हैव टू फाइंड द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट फॉर द प्रोजेक्ट, यू हैव टू फाइंड द रिस्क प्रीमियम। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये डेटा हमारे सामने है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये डेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेस्टिक कैश फ्लो की अलग से बात करेंगे और फॉरेन कैश फ्लो की अलग से बात करेंगे। आपको पता ही है कि 1+RA जो होता है वो होता है 1+RP रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 1+RF होता है ना। अब बस आप क्या कीजिए कि डोमेस्टिक वाला ये वाला टेबल देखिए, ये वाला कॉलम को देखिए। ठीक है, तो ये वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि RA का वैल्यू दे रखा है 0.10, तो नहीं ले सकते हैं 1 + 0.10, और RP आपको निकालना है, इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं 1+RF कितना दिया हुआ है 5%, को 0.05 ले सकते हैं ना। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 1+RP जो आ रहा है वो 1.10 अपन 1.05 नहीं आ रहा है, और इसको आप नहीं ले सकते। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.0, सॉरी मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। आप 1.10 को डिवाइड कर दीजिए 1.05 से, तो आपको मिलेगा 0.04760। ठीक है, तो यहाँ से RP आपको लगभग मिलेगा, एक्चुअली ये 1 पॉइंट होगा, RP आपको मिलेगा 4.76%, वो देखिए वही निकला है 4.76। तो ये तो हो गया फॉरेन कैश फ्लो के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, डोमेस्टिक कैश फ्लो के लिए। आइए डोमेस्टिक कैश फ्लो के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द सिमिलर थिंग फॉर डोमेस्टिक कैश फ्लो। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉरेन कैश फ्लो के लिए कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, देखते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, 1+RA इज इक्वल टू 1+RP मल्टीप्लाइड बाई 1+RF, यही रहेगा ना फॉर्मूला, राइट, वेरी गुड। अब बताइए दोस्तों, डोमेस्टिक कैश फ्लो के लिए हमें कितना RA कितना दे रखा है, देखिए RA हमें 12% दे रखा है, तो 1 + 0.12 इज इक्वल टू RP हमें रिस्क प्रीमियम होता है जो हमें निकालना है, और 1+RF कितना दे रखा है 1 + 0.06। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 1+RP इज इक्वल टू 1.12 अपॉन 1.06। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, how much value you will get, you will get the value of RP is equal to 5.66%। ठीक है, तो ये दोनों का रिस्क प्रीमियम आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ, फ्यूचर ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। मतलब कि आपका प्रोजेक्ट है, उसका लाइफ में जो फ्यूचर ईयर में जो एक्सचेंज रेट होगा उसको एस्टिमेट करना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ST इज इक्वल टू S0 इंटू 1+RH डिवाइडेड बाई 1+RF होल टू द पावर, एक्चुअली ये पावर में है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई T नहीं है, होल टू द पावर T है। ठीक है, अब दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना काफ़ी आसान है। कैसे आसान है, अब एक चीज़ बताइए, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P + 1+R होल टू द पावर T। अब देखिए तो कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है आपको, बस अंतर इतना ही सा है कि यहाँ पे 1+RH अपॉन 1+RF ये फैक्टर आ गया है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, राइट। अब इसे कंपेयर कीजिए ना, देखिए तो देखिए जैसा तो फॉर्मूला है दोनों। अच्छा, अब इसमें S0 क्या है, RH क्या है, RF क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए ST होता है हमारा स्पॉट रेट ऑफ द US डॉलर एट टाइम T, क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट ही तो निकालना है, और स्पॉट रेट एक तरह का एक्सचेंज रेट ही तो है। आपको पता होगा ना कि T + 2 डेज़ में जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है उसको स्पॉट रेट बोलते हैं।
तो स्पॉट रेट है यूएस डॉलर का टाइम टी पे। एस नोट क्या है? एस नोट है आज के दिन का स्पॉट रेट। आर एच क्या है? आर एच है हमारा नोशनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। और आर एफ क्या है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन करेंसी, जो कि यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? आर एफ हमेशा रिस्क फ्री रहेगा, आर एच हमारा नोशनल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट रहेगा, राइट। तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें दोस्तों। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब भी आपको प्रोजेक्ट का लाइव बताना रहे फ्यूचर में, तो आप इसको बता सकते हैं। फिर बात करें हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच की। देखिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से सवाल बराबर आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो है उसे हम डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट ईयर में, और डिस्काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CT अपॉन 1 + R होल टू द पावर T समेसन I T = 1 to T = 1। ठीक है, यहाँ पे CT क्या होता है कि हमें कितना अमाउंट मिला T पीरियड के लिए, ठीक है, और N क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड, और T क्या होता है हमारा टोटल डिस्काउंट, R होता है डिस्काउंट रेट। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। आप आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। ओके, अब क्या होता है फर्म का वैल्यू, ये दो चीज़ का सम होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, ये दो चीज़ का सम होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म। एक होता है हमारा NOPLAT। NOPLAT क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से हम लोगों ने क्या किया? एडजस्टेड टैक्स को माइनस किया। ठीक है, तो जो हमारा EBIT है, ठीक है, माइनस टैक्सेस ऑन EBIT, उसको माइनस करने पे आपको मिलता है NOPLAT। अब आप बोलेंगे EBIT कैसे मिलेगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये तो आप जानते ही हैं ना। EBIT निकालना आता है कि नहीं आता है? आपको बता सकते हैं कैसे निकाला जाता है? तो बहुत सिंपल है, EBIT आपको निकालना है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से जो फिक्स कॉस्ट है माइनस कर दीजिए तो आपको EBIT मिल जाएगा। समझ में आया? और EBIT निकालने का जो टैक्स लग रहा है EBIT से वो माइनस कर देंगे तो आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। एक होता है ROIC यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको निकालना है तो NOPLAT, क्योंकि रिटर्न ही तो है, प्रॉफिट जो मिल रहा है वही ना रिटर्न होता है। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो दो चीज़ का आपका रेशियो होगा। नॉमिनेटर में आप NOPLAT डाल दीजिए। NOPLAT का मतलब क्या हुआ कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है टैक्स को एडजस्ट करने के बाद, वो नॉमिनेटर में रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, आपने कितना ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था। समझ में आया? देखिए, यदि आपने 1 यूनिट ऑपरेटिंग कैपिटल को इन्वेस्ट किया था तो जो आपका NOPLAT होता है वही आपका ROIC होता है। ये बातें याद रहेंगी आपको, सिंपल सी बात है। रिटर्न हमें निकालना है, रिटर्न जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो कैपिटल के टर्म्स में किया जाएगा, कैपिटल के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, हमें कितना प्रॉफिट मिला, दैट इज हाउ ROIC इज कैलकुलेटेड। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ FCF की बात लेते हैं। FCF क्या होता है? फ्री कैश फ्लो। FCF क्या होता है? फ्री कैश फ्लो। हमने NOPLAT निकाल लिया। देखिए EBIT में से जो टैक्सेस को हमने माइनस किए तो हमें NOPLAT मिला। अब NOPLAT हमें मिल चुका है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल चुका है, उसमें से क्या करेंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो यदि माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फ्री कैश फ्लो। और दोनों तरफ डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़ दीजिए, यहाँ भी जोड़ दीजिए, तो बात तो वही रहेगा। ठीक है, तो NOPLAT प्लस डेप्रिसिएशन हमारा ग्रॉस कैश फ्लो होगा और नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो FCF का एक फॉर्मूला ये हो गया कि ग्रॉस कैश फ्लो माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, तो ये 3 फॉर्मूला है जो कि हमें ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है WACC। क्या होता है? WACC। तो WACC में क्या करना है? बहुत सिंपल है, यहाँ लिख दीजिए WD RD, WP RP, WE RE। अब ये DRE है क्या, जरा देख लेते हैं। D से हो गया मतलब डेप्ट, P से हो गया मतलब प्रेफरेंशियल शेयर, E से मतलब हो गया हमारा इक्विटी। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? WD RD, WP RP, WE RE। अब W और R क्या है? तो देखिए W और R जो है प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोपोर्शन। और R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेस आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप डेप्ट का, इक्विटी का, प्रेफरेंस शेयर का प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, उसको इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको वेटेड मीन मिलेगा, और सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। वेटेड एवरेज निकालना आता है कि नहीं आता है आपको? आप बताइए कि हमारे पास तीन जगह आप इन्वेस्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं ना, एक चैप्टर हुआ करता था आपके एएफएम में। देखिए, एक होता है डेप्ट, एक होता है इक्विटी और एक होता है शेयर। तो डेप्ट का मान लीजिए कॉस्ट है हमारा ये RD, इक्विटी का जो कॉस्ट है वो है हमारा RE, शेयर का जो कॉस्ट है वो है हमारा प्रेफरेंशियल शेयर की RP। ठीक है, अब क्या तीनों को जोड़ देंगे तो वेटेड एवरेज मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा वेटेड एवरेज? तो इसको इसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करना क्या होता है कि डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन है, तो डेप्ट का प्रोपोर्शन को मान लीजिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WD से। ठीक है, इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है, इक्विटी के प्रोपोर्शन को मान लीजिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं WE से। शेयर का कितना प्रोपोर्शन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं WP से। आप सबको जोड़िएगा तभी तो आपको वेटेड एवरेज मिलेगा। यही होता है मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और इसको याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगले फॉर्मूला की बात करते हैं। अगला फॉर्मूला जो है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड। इसमें क्या कहा जाता है? PVT यानी होता है टर्मिनल और कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है। इसको कहा जाता है FCF फ्री कैश फ्लो T+1। T+1 ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे है, यहाँ गलती लिख नहीं पाया मैं इसीलिए लिखा हूँ। FCF T+1 क्या होता है? फ्री कैश फ्लो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड T। ठीक है, और इसको किसे डिवाइड करेंगे? WACC डिवाइड करेंगे। WACC क्या है हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और माइनस G क्या होता है? G होता है हमारा कांस्टेंट ग्रोथ रेट आफ्टर द एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दिस विल गिव यू द ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो परपेचुइटी मेथड, जिसे हम लोग PVT निकालते हैं, यानी टर्मिनल वैल्यू या कंटिन्यूइंग वैल्यू निकालते हैं एंटरप्राइज का। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू ड्राइवर मेथड होता है, इससे भी हमें टर्मिनल वैल्यू ही मिलता है, लेकिन अंतर है फॉर्मूला में। क्या अंतर है? NOPLET T+1 इज अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड द एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड T। WACC वेटेड एवरेज है, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे हमें वैल्यू ड्राइवर मेथड में यूज़ करना होता है। और एक होता है हमारा कांस्टेंट ग्रोथ मेथड। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में एक एजम्पशन होता है कि डिविडेंड पेड आउट पर शेयर वुड इंक्रीज एट अ रेट दैट इज फिक्स एट G। तो इस हाइपोथेसिस के अनुसार जो हमारा करंट फेयर प्राइस होगा शेयर का, वो P0 से यदि हम डिनोट कर रहे हैं तो वो होगा D1। मतलब क्या हुआ कि आप एक साल के बाद कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, R क्या है हमारा? रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर। ठीक है, तो आप बेसिकली डिस्काउंटिंग तो कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल बाद जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो D1 मिलेगा, लेकिन आप इसको डिस्काउंट कर रहे हैं किस रेट से? R के रेट से, जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यदि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फेमिलियर हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P0 = D1/R-G। रट लीजिए फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। P0 इसका समेशन यदि करेंगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलेगा D1/R-G। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूँ कि D0 क्या है, D1 क्या है। D1 है हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक साल बाद कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। R क्या है हमारा? रेट ऑफ रिटर्न। G क्या है हमारा? कांस्टेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड किस रेट से ग्रो करेगा वो होता है G। ठीक है, और P0 क्या है हमारा? करंट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन बराबर आता है। ABC कंपनी जो है डिविडेंड पे करेगी $2 पर शेयर एक साल के बाद। अब ये बताइए ये $2 है क्या? ये डॉलर और D1 हो गया ना दोस्तों। द डिविडेंड पेमेंट आर एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 4%। ये क्या हो गया? G नहीं हो गया, 0.04। और इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए? 10% का, तो R नहीं हो गया, 0.10। तो पूछा जा रहा है कि प्राइस ऑफ शेयर फेयर माना जाएगा क्या? ठीक है, तो बताइए आपको। P0 = D1/R-G। तो D1 कितना है हमारा? 2। R कितना है हमारा? 0.10 माइनस 0.40, 0.04 होगा एक्चुअली। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 33.33। ये P0 मिलेगा, राइट। तो जो प्राइस ऑफ शेयर है जो कि कंसीडर किया जाएगा फेयर, वो है $33.33, राइट। अच्छा, एक जीरो ग्रोथ रेट मॉडल होता है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया फॉर्मूला? P0 क्या है? फेयर प्राइस ऑफ द शेयर = D1/R-G। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का ये फॉर्मूला है। D1 होता है हमारा डिविडेंड का वैल्यू एक साल के बाद क्या होगा, और R होता है हमारा कि हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और G होता है क्या? G होता है कि हमारा डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहा है। अब बताइए यदि जीरो ग्रोथ है, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो ये G तो जीरो हो जाएगा ना। जैसे ही G को जीरो पुट कीजिएगा तो P0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D1/R। तो मान लीजिए देखिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर ये आ रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ लिखा है, P0 = D/R। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब
जब है हमारा, जब ग्रोथ जीरो हो जाए, ग्रोथ हो ही ना, इसको जीरो ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। अच्छा, एक होता है 2 स्टेज मॉडल। तो देखिए जिसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, आप देखिए इसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप देखिए बहुत सारा मॉडल है, जीरो ग्रोथ मॉडल है, एच मॉडल है, हीलियर्स मॉडल बोलते हैं इसको। हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि आपको G2 स्टेज मॉडल का ये फॉर्मूला को याद तो कर नहीं पाइएगा, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, XYZ कंपनी है, वो एक डिविडेंड पे करेगी $1 का हर एक शेयर पे 1 साल के बाद आज से, मतलब एक शेयर पे $1 वो पे करेगी, राइट। ठीक है, द डिविडेंड पेमेंट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% पर एनम। तो G1 दे के 20% दिया हुआ है अगले 5 साल तक, और फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगा 10% पर एनम, यानी G2 दिया हुआ है 10%। फिर इक्विटी इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए 15% का, तो R दिया हुआ है 15%। तो पूछा जा रहा है कि इक्विटी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, है ना। अच्छा, एन देखिए, एन कितना दिया हुआ है, 5 साल के लिए दिया हुआ है, मतलब हाई ग्रोथ का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। और D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, $1। चलिए, तो पैरामीटर को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है डिविडेंड का ड्यूरिंग हाई ग्रोथ। अब देखिए 2 चीज़ है, एक है हमारा हाई ग्रोथ, पहले 5 साल में ग्रोथ 20% से हो रहा है, और फिर उसके बाद स्टेबलाइज हो गया, कांस्टेंट ग्रोथ बोलते हैं इसको। तो दोनों ये जो केस है ना, इसमें इसीलिए इसको 2 स्टेज मॉडल कहा जाता है। 2 स्टेज मॉडल क्यों कहा गया है, क्योंकि दोनों मॉडल है। अभी जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसमें रेट फिक्स होता है, जी होता है हमारा, ये भी यहाँ पे आएगा। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया था मॉडल जिसमें रेट बढ़ता है, वो ही मॉडल है। तो पहले हम लोग करते हैं हाई ग्रोथ मॉडल के पीरियड के अनुसार। तो देखिए उसमें फॉर्मूला बताइए आपको, dt = D1 × 1 + GT/T-1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे t की जगह हम पहले पुट करते हैं 2। ठीक है, तो मतलब सेकेंड ईयर में जो डिविडेंड होगा, पहला ईयर का तो बताइए 1 है, तो D1 × 1 + 0.2 जो ग्रोथ रेट है इंटू 2 - 1 यानी कि 1 होगा, यानी हो जाएगा 1.20, नहीं हो जाएगा 1.20। फिर उसी तरह D3 यदि निकालेंगे तो D1 × 1 + 0.2 to the power 3 - 1 यानी 2, यानी वो बोलेगा 1.44। उसी तरह D4 निकालेंगे तो 1.728, D5 निकालेंगे तो 2.036। तो आपको डिविडेंड मिल गया ना। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, ऐसे निकाला जाता है ना। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर पता होना चाहिए, तो पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 0.8696। ठीक है, बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने क्या किया है कि ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें पहला साल का निकालना है ऑफ द फर्स्ट डिविडेंड्स। ठीक है, D2 का निकालना है, तो D2 के लिए क्या करेंगे, 1.20 को नोमीटर में डाल देंगे अपॉन 1 + 0.15, ग्रोथ रेट 15% है, टू द पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पहले तो D1 का निकालिए। देखिए समझिए, पहला D1 डिविडेंड हमें मिला, फिर D2 मिला, फिर D3 मिला, फिर D4 मिला, और फिर D5 मिला। तो यदि D1 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, D1 अपॉन 1 + R। ठीक है, D2 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, D2 अपॉन 1 + R का स्क्वायर। D3 का क्या लिखेंगे, D3 अपॉन 1 + R का क्यूब। वही तो कर रहा हूँ मैं। तो पहला साल जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे D1 की जगह 1 लिख दिया हूँ, R की जगह 0.15 है, और T की जगह 1 है। तो इसका वैल्यू ये मिला, सबको जोड़ दिया तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। कितना मिला, 4.7636। समझ में आया। तो वही जो फॉर्मूला लिखा है ना, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया। अब दूसरा है कि एंड ऑफ द 5 ईयर में टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टर्मिनल वैल्यू। अब आप बोलेंगे कैसे निकालेंगे टर्मिनल वैल्यू, अभी तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, भूल गए क्या, बताया था ना कि टर्मिनल वैल्यू निकालना है तो D6/R - G2 ये आपको टर्मिनल वैल्यू देगा। ठीक है, D/R - G कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में जो हमारा आप देखिए 5 साल के बाद हो क्या रहा है कि डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है तो हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का रूल अप्लाई कर सकते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यदि आपको ये टर्मिनल वैल्यू निकालना रहे तो डिविडेंड ले लीजिए, R - G कर दीजिए, वही चीज़ तो यहाँ अप्लाई किया है हमने। ठीक है, अब D6 कैसे निकालेंगे, तो D5 × 1 + G2 कर लीजिए, जो ग्रोथ रेट है सेकेंड यानी 10% है, और D5 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो D6 अपॉन R कितना है, R है हमारा, अब देखिए जब कांस्टेंट ग्रोथ वो है कितना 10% है, G हमारा 10% है, और रिटर्न हम 15% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी ये टर्मिनल वैल्यू मिल गया 45.62। अब इसको भी डिस्काउंट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी डिस्काउंट कर लीजिए, तो इसको डिस्काउंट कीजिएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, उसका कितना मिलेगा 22.68।
तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा और वही हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा कंपनी का। तो 2 स्टेज मॉडल में आपको ऐसे प्रोसीड करना है। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए एच मॉडल की बात करते हैं। तो एच मॉडल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर होता है यूजिंग द इक्वेशन दैट वाज जस्ट प्रेजेंटेड। तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो पहला टर्म है वो इंडिकेट कर रहा है वैल्यू बेस्ड ऑन नॉर्मल ग्रोथ, जो कि हम जिससे फैमिलियर हैं, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। और जो सेकंड टर्म हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमियम ड्यू टू द एनोमैलियस ग्रोथ रेट, ठीक है, ये प्रीमियम है। आइए इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। XYZ कंपनी डिविडेंड पे करेगी इतना 1 साल के बाद से, डिविडेंड पेमेंट जो है ग्रो करेगा 20% पर एनम अगले 5 साल तक और फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, इन्वेस्टर को इतना रिटर्न चाहिए। तो एच मॉडल के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू बता दीजिए। हीलियर्स मॉडल बोलता है। तो फॉर्मूला तो आपके सामने है, डी नॉट दिया हुआ है 1, GA ये देखिए GA क्या है हमारा एनोमैलियस ग्रोथ रेट, क्या कितना एनोमैलियस ग्रोथ रेट आफ्टर 5 ईयर 10% का, GN हमारा 10% है, GA हमारा 20% है अगले 5 साल तक जो ग्रोथ रेट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, एच जो होता है ना N/2 होता है, यानी 5/2, यानी हाफ द ड्यूरेशन ऑफ द हाई ग्रोथ पीरियड, ठीक है। तो पहला टर्म निकालेंगे, फिर दूसरा टर्म निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा। तो पहला टर्म में डी नॉट आप पुट कर दीजिए, डी नॉट 1 + G अपॉन y - GN, डी नॉट की जगह करंट डिविडेंड 1 पुट करेंगे। GN क्या है हमारा नॉर्मल ग्रोथ, N इसीलिए नाम रखा गया, A इसीलिए नाम रखा गया एनोमैलियस, ठीक है। तो नॉर्मल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला ये वाला होता है, डी नॉट इंटू 1 + GN r - GN। फिर उसके बाद सेकंड टर्म निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, दोनों को जोड़िए तो आपको टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, एक होता है PYE मल्टीपल, जिसमें होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपन अर्निंग पर शेयर, EPS जिसको बोलते हैं। EPS का यूज़ कहाँ हुआ था याद है आपको? जब आपने DFL निकालना सीखा था, याद है ना? DFL में हम लोग EPS ही लिखते थे, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन EPS टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, याद है? तो मार्केट पर शेयर अपॉन EPS ये होता है हमारा PYE मल्टीपल, ठीक है। तो वही चीज़ को फॉर्मूला फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया गया है। एक होता है PYB मल्टीपल, ठीक है। तो उसमें देखिए, उसमें ये फॉर्मूला होता है ROE इंटू 1 - B इंटू R - G। ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, G होता है ग्रोथ रेट, 1 - B होता है डिविडेंड पे आउट मल्टीपल, R होता है रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर। अब ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर PYS डिटर्मिनेंट होता है, जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है हमें, NPM नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 1 + G इंटू 1 - B। 1 - B को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। और R - G होता है, आपको पता ही R - G बार बार यूज होगा। R होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न और G होता है हमारा ग्रोथ रेट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फार्मूला का PDF, इसको मैं अपने कैप्सूल कोर्स में ऐड कर देता हूँ। आप इस फार्मूले PDF से प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। किस प्रकार से हम लोग एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन रेशियो, बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में बात की जाइए है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।